45 दिन चल के तुर्की से इधर इटली तक पहुंच गया। 45 दिन पैदल चल के? 45 दिन पैदल चल के, सारे कंट्री पैदल चल के इधर तक पहुंच गया। तो 45 रास्ते में खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं था? जुबान इधर बहुत ज़रूरी है, जुबान नहीं आती है तो फिर कोई काम भी अच्छा नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो सब मैंने छोड़ दिया। अभी मैं सब कुछ जो भी कर रहा हूँ अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ कि वो लोग जो है अच्छा हो जाए, और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब भी कोई बंदा प्रदेश में आता है ये याद रख लें, वो अपना आप मार कर ही आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल वाहिद, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पेशावर से है, और आज ये अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि इतनी कम उम्र के अंदर पाकिस्तान में ये तंदूर के ऊपर काम करते थे, तंदूर का काम छोड़ा और तंदूर का काम छोड़ के प्रदेश का रुख किया। आखिर प्रदेश में क्यों आए और यहाँ आके अब इनकी क्या ख्वाहिशात हैं, और एक ऐसा सफ़र जो सफ़र कोई भी यकीन नहीं करेगा कि 45 दिन पैदल चलने वाला ये बंदा, पैदल चल के ना हिम्मत हारने वाला बंदा कैसे यहाँ पे पहुँचा। आज ये सारी बातें इनसे जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी। तो आइए आप इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो अब्दुल वाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इधर बुलाया इंटरव्यू के लिए। जज़ाकल्लाह। अब्दुल वाहिद, सबसे पहले आप ये चीज़ बताएं कि आप तंदूर के ऊपर पाकिस्तान में काम करते थे, वहाँ पे कितनी तनख्वाह थी आपकी? वो भाई उधर तंदूर पे थे, तंदूर हमारा अपना था, लेकिन यह है कि मैं उधर भी पार्ट टाइम जॉब करता था। सुबह स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था सुबह, और शाम को फिर तंदूर पे काम करता था। कौन सी क्लास में पढ़ते थे वहाँ? मैं डिप्लोमा कर रहा था मैकेनिकल का 3 साल का, तो वो मुकम्मल किया उधर 3 साल में, तो उसके बाद फिर बाहर निकला। तो अभी आप ये बताएं देखने वालों को कि कैसे ख्याल आया कि यार मुझे प्रदेश जाना चाहिए? तो ये मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ स्कूल में था, तो वो मुझे बताता था कि भाई इधर आ जाओ, पाकिस्तान में इतना कुछ है नहीं, और उसके अलावा अगर दुबई जाएगा तो उधर भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो यूरोप में आ जाओ। तो उस दिन से मेरे दिल में था कि मैं जाऊंगा, इंशाल्लाह यूरोप जाऊंगा डिप्लोमा मुकम्मल करके। डिप्लोमा मुकम्मल कर लिया ना? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये बताओ आप कि आपने ये जो सफ़र स्टार्ट किया, क्या घर वालों को पूछ के किया था या बिन बताए किया था? नहीं, घर वालों को उधर से कोई भी इजाज़त नहीं दे रहा था मुझे, अब्बू से और घर वालों से सबसे छुप के मैं निकला था। जब मैं तुर्की बॉर्डर पे पहुंच गया तो उसके बाद मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि मैं घर से निकला हूँ, मैं इधर तुर्की जा रहा हूँ। बस वो लोग फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते, वो बोले अभी वैसे भी घर से निकले हो, तो उसने बोला ठीक है अभी जाओ, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अब आप अल्लाह के हवाले हो, कुछ हो गया तो हो गया। ये बताओ कि जब रास्ते में आप आए थे कोई मुश्किल और परेशानी देखी थी? वो यार मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, इतना मुश्किलात के बस अभी वो किसी को बता भी नहीं सकते। और उसके अलावा जो है ना रास्ते, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है इसमें। बच गई ना, जान बच गई थी? जी हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत रहम किया, बहुत मुश्किलात के सामने आए, लेकिन यही कि अल्लाह ने बस रास्ते में कुछ ऐसे लोग देखे थे या कोई रह गए हो पीछे, या किसी के साथ कोई ऐसा हैपन हो गया हो कि उसकी जान चली गई हो, अल्लाह ना करे? ऐसे तो बहुत सारे वाक़े हमने देखे, बॉर्डरों पे बहुत सारे देखे लोगों को हमने। उधर जो पहाड़ी थे, जो बॉर्डर था तुर्की का, उधर पार करते वक्त बहुत सारे लड़के नीचे गिरे, जिसको हमने सुबह उधर से उठाया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पाँव टूटा, बहुत सारे हमने ऐसे देखे वाक़यात। तो जब आप तुर्की पहुँचे हो, तुर्की पहुँच के वहाँ पे आपने क्या किया? तुर्की में जब पहुंच गया तो उधर मेरा कज़न था, साथ में और बहुत जानने वाले थे, दोस्त थे, तो उन लोगों ने फिर उधर काम पे लगाया। फिर उधर उनके साथ तकरीबन साल उधर रहा, उधर काम किया फैक्ट्री में। तो उसके बाद फिर 1 साल उधर गुजारे, फिर उसके बाद आगे का सोचा, मैंने कहा अभी यूरोप चलते, तो फिर उधर से आगे निकला है तुर्की। आगे आपने सारा सफ़र किस तरह से किया, लोगों को बताएं देखने वालों को कि जो तुर्की से आगे जितना भी सफ़र था वो किस तरह से किया? गाड़ी पे किया था, किसी और चीज़ पे किया था, कैसे किया? तुर्की से आगे का जो सफ़र है बस वो तो ज़्यादातर उधर उसमें टैक्सी वाला भी है जो टैक्सी में लेके जाते, लेकिन वो टैक्सी में चांसेस बहुत कम होते, तो मैं पैदल में आया। तो पैदल में है कि उसमें रिस्क बहुत होता है, ख़तरा बहुत होता है, पैदल चलना होता है, लेकिन यह है कि बस अल्लाह ने कामयाब किया, और 45 दिन चल के तुर्की से इधर इटली तक पहुंच गया। 45 दिन पैदल चल के? 45 दिन पैदल चल के, सारे कंट्री पैदल चल के इधर तक पहुंच गया। रास्ते में खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं था होता? नहीं, उधर से लेते थे। जब हम यूनान में पहुंचे उधर से भी लिया, फिर जब यूनान से बोस्निया में आ गए, सर्बिया से भी चीज़ें लेके, फिर इस तरह के कंट्री में जब स्टे करते थे 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन, तो उधर से चीज़ें लेके फिर आगे के लिए निकलते थे। जब आप इटली में आए हो, इटली में आने के बाद आपने क्या महसूस किया जब इटली में आए हो, और इटली आके आपको क्या सहूलियत आते ही मिली? कैंप मिल गया था, यहाँ आते आप रोडों के ऊपर सोए या गली मोहल्लों में सोए, क्या हुआ यहाँ पे? नहीं, ये तो मुझे मेरे साथ तो बहुत अच्छे हुआ। इटली में जब पहुंच गया तो पहले दिन से उधर बस पुलिस स्टेशन में गया,
उधर से हो गया, अजील हो गया, और उसके अलावा कैंप मिला है, सब चीज़ें, रिहाइश, सब चीज़ें उसी टाइम उसी दिन मिल गए, एक ही दिन में। अभी जब आप इटली में आ गए हो, इटली में आके आपको ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, अभी आप क्या सोचते हो कि इटली में आप कितनी देर होगी, यहाँ पे कितनी देर होगी इटली के अंदर? इटली में तो अभी इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट तक इंतज़ार करेंगे, इधर ही पक्का रहेंगे, में रहेंगे बस। अभी और किसी कंट्री में जाने का कोई इरादा नहीं है, इधर ही अच्छा है, सबसे बेस्ट। आप ये बताओ कि यहाँ आए हो, यहाँ आके आपको पता है कि ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है, तो आपने ज़ुबान सीख ली है कि नहीं सीखी? नहीं, मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो उस टाइम कोरोना भी था, और उसके अलावा जो है स्कूल जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, उस टाइम कोर्स नहीं दे रहे थे, तो उस टाइम मैंने नहीं किया। फिर बाद में मुझे काम मिल गया, तो मैंने उधर काम किया, 7-8-9 महीने काम किया। तो फिर उसके बाद जब काम स्टार्ट किया, काम में फिर स्कूल नहीं पढ़ सकते थे, तो फिर अभी मैंने तकरीबन 3-4 महीने हो गए, मैंने काम छोड़ दिया, अभी मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने स्कूल के लिए काम छोड़ दिया। यानी कि अभी आपको समझ आ गई कि ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल, ज़ुबान इधर बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान नहीं आती है तो फिर कोई काम भी अच्छा नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा इधर। तो ज़ुबान सीखने के लिए मैंने उधर से काम छोड़ दिया, अभी मैं ज़ुबान भी सीख रहा हूँ, और मैंने दूसरी जगह पर काम ढूंढ के अभी मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिला, तो उधर से मेरा ख़र्चा भी निकल रहा है, और साथ साथ मैं स्कूल भी पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह। जो दोस्त भी वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं या वैसे भी आने वाले हैं इटली के अंदर, उन दोस्तों के लिए ये पैगाम है कि आप लोग अगर कुछ भी नहीं तो यार ज़ुबान ज़रूर सीख कर आएँ। अगर आपको इटालियन लैंग्वेज आती है तो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे। आप आते ही बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, हर जगह पे इटालियन क्लासेस दी जाती हैं। आप इटालियन लैंग्वेज सीखें, इस लैंग्वेज से आप यहाँ पर बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं जो कि यहाँ पर रहने वाले नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। आप ये बताएं कि अभी आप जब आपको इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो शादी का क्या प्लान है? तो इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इंशाल्लाह फिर जाएंगे पाकिस्तान, और अपने इलाके में करेंगे इंशाल्लाह शादी। इधर नहीं करनी? नहीं, इधर नहीं, अपने करेंगे इंशाल्लाह, उधर पाकिस्तान में करेंगे इंशाल्लाह। जल्दी करनी है शादी है इंशाल्लाह बस डॉक्यूमेंट मिलेंगे फिर जाएंगे, शादी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरा भी हो गया 22 साल हो गया। 22 साल। इतनी कम उम्र के अंदर कब चले थे आप पाकिस्तान से? मैं मतलब कितनी एज थी आपकी? मेरा 19 साल, तकरीबन 19 से कुछ कम था, 2-3 महीने 19 से कम था, अभी 22 के ऊपर हो गए, 2-3 महीने, तकरीबन साल से कोई 3-4 महीने 3 साल के ऊपर हो गए मेरा निकले घर से। इतनी कम उम्र को अंदर आप निकले हैं अपनी कंट्री से और ये फ़ैसला किया कि मौत का रास्ता इख्तियार किया। जब यहाँ पहुँच के तो घर वालों ने क्या कहा आपको? तो घर वाले तो उसको तो यकीन भी नहीं आ रहा था, कह रहे ये लड़का पाकिस्तान से निकल के इतना दूर चला गया और फिर यूरोप में पहुंच गया। और दूसरी बात ये कि मैं अपने फैमिली में, अपने जो ख़ानदान है उसमें मैं पहला पर्दू जो यूरोप आया हूँ, तो इस वजह से उन लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा था, कह रहे ये लड़का उधर यूरोप पहुँच गया। अल्लाह का ख्याल रखे, अल्लाह ताला की ज़ात हर औलाद को जो है ना अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सब पर अपना करम और फजल करे। परदेस एक इतनी सख्त चीज़ है कि जिसके अंदर इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। ये बैठा हुआ आपको नज़र तो आ रहा है, लेकिन इसके पीछे इसकी कितनी परेशानियाँ और मुसीबतें हैं जो ये लेके चल रहा है। और यहाँ पे आप कपड़े भी खुद धोते हो अपने? जी हाँ, वो घर में बस सब चीज़, खाना पीना भी खुद करते हो? अपना सब चीज़ अपना खुद करना पड़ता ठीक है। घर वालों की याद आती है ना? घर वाले की बहुत याद आती है, लेकिन अम्मी की भी याद आती है? जी बिल्कुल, हाँ, अम्मी की, अब्बू की, बहनों की भी याद आती है? सबकी याद आती है। हाँ, ये चीज़ें, ये सारा कुछ यहाँ पे इंसान को नहीं मिलता, इंसान अकेला हो जाता है। और मतलब क्या महसूस किया कि मैंने क्या चीज़ खो दी है यहाँ आके? कोई चीज़ खो दी हो? बस ये है कि मैं अपने फैमिली को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन ये है कि अभी उनके लिए आया हूँ, उन लोगों की मुस्तकबिल के लिए इधर आया हूँ। अपना सब कुछ अभी मैं जो है ना, मतलब अपना जो अपना जो था वो सब मैंने छोड़ दिया। अभी मैं सब कुछ जो भी कर रहा हूँ अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ कि वो लोग जो है अच्छा हो जाए, और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब भी कोई बंदा परदेश में आता है ये याद रख लें, वो अपना आप मार कर ही आता है, उसकी ज़िंदगी पीछे नहीं रह जाती, ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ अपनों के लिए ही ज़िंदा होता है। एट द एंड आप हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहो, जितने भी यंगस्टर्स हैं, छोटे हैं बड़े हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहोगे कि अगर कोई भी यहाँ यूरोप आना चाहता है तो क्या सीख कर आए और कैसे आए? यूरोप में अगर आने का आप लोग का किसी का भी ख्वाहिश है तो पहले उधर अपना जो आप लोग का तालीम चल रहा है वो उसको मुकम्मल करें, उसके बाद आप लोग वीज़े का अप्लाई करें। वीज़े आप लोग को आजकल पाकिस्तान से मिल जाता है, यानी पहले नहीं मिलते थे, अभी बहुत चांसेस लगते हैं। तो आप लोग उधर से लीगल का कोई करे, इधर जो इलीगल वाला रास्ता है ना इसको बिल्कुल भी इख्तियार ना करें, ये बहुत ख़तरनाक और बहुत मुश्किल है। इसमें जो है ना आपका 70-80% मौत है, मौत 70-80%। तो इस वजह से इस रास्ते को बिल्कुल भी चूज़ ना करें।
वीज़ा अप्लाई करे, और वीज़ा नहीं तो पाकिस्तान में अपना कोई अच्छा सा कारोबार, अपना कोई अच्छा सा सिस्टम शुरू करे, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और या जिस बंदे के पास पाकिस्तान में 40 से 50 लाख रुपए है और वो बंदा ये सोच रहा है कि मुझे कनाडा का वीज़ा मिल जाए या यूके का वीज़ा मिल जाए तो मैं चला जाऊँ, मेरी नज़र में उस शख्स से बड़ा बेवकूफ़ शख्स ही कोई नहीं है जो इतना पैसा रख के बाहर जाने का सोच रहा है। और 50 लाख लगा के बाहर जाके उसने क्या करना है, वो 6 पाउंड से लेके 10 पाउंड वाली नौकरी करनी है घंटे वाली, और उसके पीछे वो यही करेगा अपने बॉस के आगे। तो यार ये आपके अपनी इख्तियार में है कि आप अपनी ज़िंदगी को बादशाहों की तरह लेके चलना चाहते हैं या गुलामी के अंदर लेके चलना चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं आपको हम फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।